बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अदद ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाए जाने की दरख्वास्त की। और उन्होंने कहा है कि जितने भी इस वक्त पॉसिबल अवेलेबल जजेस हो सकते हैं उन पर मबनी जो है एक कमीशन बनाया जाए। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला साहब ने एक मीडिया टॉक की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि टीम जिसको भेजा गया था कीनिया वो वापस आ चुकी है और अभी तक की जो फाइंडिंग्स उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक अरशद शरीफ का जो कत्ल किया गया है या उन पर जो हमला किया गया है वो गलती से शूट किया गया वाक़या नहीं लगता, बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन है जो लगती है। और यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। इसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के ऊपर होने वाली फायरिंग का वाक़या है, जिसमें एक FIR कट चुकी है। नवीद मुलजिम जो है उसको नामजद कर दिया गया है। जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से, उस FIR में जो लोगों के नाम लिए गए थे जिनको नामजद किया गया था वो शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत उनकी दीगर जितनी लीडरशिप है उसने उसको रिजेक्ट कर दी और कहा है कि कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मज़ाक़ खेज़ FIR है जो काटी गई है। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च का सिलसिला भी जो है वो जुमेरात से रिज्यूम होगा और एहतजाज का सिलसिला ऑलरेडी जारी है। जुड़वा शहरों में इस वक्त इतलात जो मिल रही हैं, कुछ परेशानी का सामना भी है शहरियों को, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम शो इरशाद साहब। साथ उनके मौजूद हैं हसानुल्लाह खान न्याजी साहब, फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। वेलकम टू द शो न्याजी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ इरशाद साहब मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बात करें जो इस वक्त FIR वाला मामला है उसको लेके खासी जो है वो चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और स्टेटमेंट्स बयानात का सिलसिला भी जारी है। ये फरमाइएगा, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, अगर मैं गलत नहीं, कल गालिबन आपकी मुलाकात हुई या परसों से मुलाकात हुई और आपने उनकी और दीगर सहाफ़ियों ने उनकी आदत भी की और उसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया गया। आपको लगता है कि FIR वाला मामला जो है वो को बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये सॉर्ट आउट आपको लगता है कि अदालत में हो पाएगा? क्योंकि अदालत में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर पहले कटी और उसके बाद जमा करा दिया गया। हाउ डू यू सी ये FIR वाला मामला किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारी जितने भी नामवर वकला से कानून दानों से बात हुई है, जो हमने थोड़ा बहुत खुद पढ़ा है कानून को जी, CRPC जो है उसकी दफा 154 154 जो है वो साफ ये कहती है कि एक जो FIR कटवाना है वो मुतासरा फरीक का हक है और उस हक को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जब 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में हमला हुआ तो उसकी FIR भी पुलिस ने आज खुद काट दी थी नामालूम वफ़ात के खिलाफ, जिस पर पीपल्स पार्टी बाकायदा कोर्ट में गई और फिर कोर्ट में उन्होंने नई FIR काटी गई और उसमें वो नाम शामिल किए गए जिसको पीपल्स पार्टी शामिल कराना चाहती थी। इसकी कई और मिसालें भी मौजूद हैं। तो ये पहली जब अहमद कसूरी साहब पर हमला हुआ, उनके वालिद उसमें कत्ल हो गए, उस नवाब मोहम्मद अहमद खान, अहमद कसूरी साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के वालिद मियां महमूद अली कसूरी साहब और दूसरे कानूनदान थाना शाहजमान गए, उनकी मर्जी के मुताबिक FIR कटी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे वज़ीर आज़म का नाम भी शामिल था। तो ये पहली बार हो रहा है कि इनकार किया जा रहा है FIR से और अदालत के हुक्म के बाद भी FIR मुतासरा फरीक की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी की काटी गई है और पुलिस ने जो मुनासिब समझा है या जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी अपनी मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ एक शख्स का नाम लेके आगे नामालूम अफराद करके तो काट दी है। तो ये तो एक नाकाबिल फहम बात है, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है हुकूमत को वो ये हो रहा है कि इमरान खान साहब का जो गुज़श्ता 6 माह से बयानिया है, बल्कि पहले से वो एक बयानिया था लेकिन 6 माह से उन्होंने बार बार उसको रिपीट किया है, वो ये है कि पाकिस्तान में 2 कानून है, एक ताकतवर के लिए एक कमजोर के लिए, और ताकतवर भी मर्जी का ताकतवर है। यानी इमरान खान साहब कोई कमजोर शख्स तो नहीं है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, साबिक वजीर आजम हैं, नामवर आदमी हैं। अगर वो अपनी मर्जी के FIR नहीं कटवा सकते और फिर ये कानून में लिखा हुआ है कि FIR जो है वो एविडेंस नहीं है, वो एक बुनियादी जरूरत है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कोई एविडेंस नहीं है, उसकी बुनियाद पर किसी को सजा नहीं मिल सकती।
वो अदालत में जाके उस पर बहस होनी है, उससे पहले तफ्तीश होनी है। तफ्तीश में ये पता चलना है कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन है, FIR दुरुस्त है, गलत है। कई FIR होती हैं जो गलत साबित हो जाती हैं। तो इमरान खान को तो उसका फायदा है सियासी, उसके नैरेटिव को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है या पुलिस क्या हासिल करना चाहती है, ये एक नाकाबिल फहम बात है। ठीक है। अच्छा, अगर ये FIR कट जाती तो किसी का क्या जाना था? तफ्तीश तो फिर उसी पुलिस ने करनी थी ना जो अब FIR नहीं काट रही। तो तफ्तीश में खारिज कर दिया जाता है इन नामों को। जब सानिया मॉडल टाउन की FIR कटी थी जनरल राहिल शरीफ साहब के हुक्म पर, और उसमें नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाब सबको शामिल किया गया था, उनमें से किसी को सजा हुई है? आज तक उसका कोई नतीजा निकला है उस FIR का? उसके बाद खान साहब की 3.5 साल भी हुकूमत रही है। इसका मतलब ये है कि ये खामखा एक ऐसी हरकत की गई जिसके नतीजे में इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, और हुकूमत को और पुलिस को खुद नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उसकी वजह से तलखी मजीद बढ़ गई है। तलखी बढ़ गई और लगता यूं है कि मजीद बढ़ेगी अगर FIR ना कटिए। मेरे साथ रहिएगा सर, अब मेरे साथ रहिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं, हसन न्याजी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। न्याजी साहब, ये फरमाइएगा, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो पार्टी के अंदर हैं, लेकिन मैं उस पर आता हूं। पहले मैं जानना चाहता हूं, यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन लॉ, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, फरमाइएगा कि कानून में क्या ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है कि FIR को विदाउट विक्टिम्स कंप्लेंट या विक्टिम जिस तरह जो इस इफेक्टी है उसकी मर्जी या उसकी मंशा से हट के काटा जाए? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया है कि अगर आप ये नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप हमें सबूत दीजिए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, इनफैक्ट ये जो सुगरा बीबी केस वगैरह जिसकी एग्जांपल भी दी जाती है, उसमें द पर्पस वाज कि जो विक्टिम कहे उसकी FIR को प्रेफरेंस दिया जाए। और पुलिस को पता है, ये बात है कि FIR पुलिस तब काटती है जब वाली वारिस ना हो विक्टिम अवेलेबल। और यहाँ तो वाली वारिस क्या, यहाँ पहली रात एप्लीकेशन पहुंचा दी गई, इंटीरियर मिनिस्टर की गाड़ी मौजूद थी थाने के अंदर, लेकिन इससे जो थाना छोड़ के भाग जाते हैं। और 4.5 से 5 दिन के बीच में आपने FIR नहीं दी, एक मर्डर हो गया, 13 बंदे मर गए। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना लेट 302 का पर्चा, वो भी हाई प्रोफाइल रजिस्टर हो। देयर इज नो क्लॉज। FIR तो रिपोर्ट है, जैसे शाहिद साहब ने भी फरमाया, इट्स जस्ट अ बेसिक रिपोर्ट कि मैंने उस दिन क्या देखा वो मैंने बयान कर दिया आके। और आपने पकड़ के 4.5 दिन की FIR नहीं काटी। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि FIR काटो जो फिर 10 मिनट में कटनी थी और 12 घंटे लग गए उसको काटते काटते। तो मेरा कोई कानून, कोई जवाब, कोई है ही नहीं, तरीका ही नहीं है इसको रोकने का। देयर इज नो वे। ये जरूर है कि झूठी FIR या झूठी स्टेटमेंट देने के पुलिस में सजा जरूर लिखी हुई है। ये नहीं लिखा हुआ कहीं के FIR ही आप ना काट सको। तो अगर तो पुलिस के पास ये कंट्रोल आ जाए कि कौन FIR कटवा सकता है, किन लफ्जों का चुनाव करेगा, कैसे कटवाएगा, तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर बेचारा कंप्लेनेंट को तो अब FIR की दरखास्त देने की भी रिश्वत देनी पड़ेगी पंजाब पुलिस को। पहले IO को देते हैं, पहले ये सब कुछ करना पड़ता है, रेड करवाने की रिश्वत अलग होती है। तो मेरी नजर है पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया। और अगर तो IG को जो हायरार्की DPO और SHO इनको सजा ना दी गई इस बात पे, क्योंकि बलियाल साहब ने नोटिस तो ले लिया, तो मेरी नजर में एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आप हम वही कह रहे हैं कि अपने कानून हाथ में ले लो। मतलब ये तो क्लियर कट है कि इंसाफ लेना है तो या तो हमारे मुताबिक ले लो, पुलिस के मुताबिक ले लो इंसाफ। अच्छा, या फिर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मुझे ये फरमाइएगा कि आप न्याजी साहब मौजूद थे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब हमला हुआ इमरान खान साहब के ऊपर, उनके साथ आप कॉन्वॉय में शामिल थे,
टिल हॉस्पिटल। ये फरमाइएगा कि इसमें एक चीज़ ये भी चल रही है कि जी पंजाब पुलिस ने डिलिबरेटली डिले किया, वो चाहते थे कि किसी तरह ये डिले से पहुंचे वहाँ पे। आप इसको जाहिल करेंगे इस आंसर को, या आपके ख्याल से देयर वाज समथिंग लाइक दिस, एंड इफ देयर वाज समथिंग लाइक दिस तो उसको मेंशन या हाईलाइट क्यों नहीं किया गया आपकी जमात की जानिब से? देखिए किया है हाईलाइट, बल्कि इनफैक्ट मैं तो शायद गाड़ी में था तो मैंने ट्वीट कर दिया था कि आर्मी के पास और मेरे ख्याल से शायद फेडरल गवर्नमेंट के पास एयर एम्बुलेंस होती है जो नहीं प्रोवाइड की गई, और जो पंजाब गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर था उसके पायलट्स भी कोई 20-25 मिनट मिसिंग रहे, और बाय द टाइम उन्होंने जहाज उड़ा पहुंचा, सॉरी हेलीकॉप्टर तब तक मगरिब भी हो चुकी थी, एंड वी वर 15 मिनट्स अवे फ्रॉम शौकत खानम। और कहीं भी मुझे उस तरह लगा नहीं, किसी रास्ते में भी किसी को नहीं लग रहा था कि पीछे मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान एक गाड़ी में आ रहा है। नॉर्मल रूटीन की मूवमेंट लगी है, शौकत खानम के बाद फिर ट्रैफिक जैम था, तो वो तो अल्लाह ने बचाना था बचा लिया। लेकिन आपको पता है हम हॉस्पिटल पहुंचे नहीं थे, तो जो जिस बंदे ने गोलियां चलाई थी उसकी वीडियो बाहर आ गई, उसने बयान ऐसा दे दिया जो शायद उसने एक दिन पहले रिकॉर्ड कराया, तो ओवरऑल केस की धज्जियां ही उड़ा दी बिल्कुल। इट वाज बिफोर इवन एप्लीकेशन क्या ड्राफ्ट करते केस, असल में मुझे लग ऐसे रहा था कि द प्लानिंग वाज अकॉर्डिंग टू पर्सन की डेथ हो जाए, शहीद हो चुका बंदा, उसके मुताबिक ही प्लानिंग थी। लेकिन वो कहते हैं ना एक प्लान हम बनाते हैं एक अल्लाह बनाता है, तो आई थिंक वो वाला प्लान चल पड़ा था। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक जितनी चीज़ें मतलब आ चुकी हैं, थ्रेशोल्ड लेवल ही अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मामला जो हैं वो संगीन भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत कवरेज दे रहा है, इमरान खान साहब भी जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से बहुत सारे बयानात का सिलसिला आ रहा है, बड़ा अनरेस्ट है जो फील हो रहा है, और लोग खासे कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं। आई मीन इस नहज तक चीज़ें वो क्यों आ गई? किसी ने तो बैठ के बुर्दबारी का, बड़े होने का रोल प्ले करना है और मामला को सॉर्ट आउट करना है, सेटल करना है, ये क्यों नहीं हो रहा? क्या ये डिलिबरेटली हो रहा है? कुछ क्लैरिटी आप दे सकते हैं सर? सर डिलिबरेटली तो खैर मैं नहीं समझता कि हो रहा है, असल में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है और मिस असेसमेंट है जो हमें पिछले मार्च से 8 मार्च से नजर आती है। इमरान खान साहब की शख्सियत का और उनकी मकबूलियत का गलत अंदाजा लगाया गया, अवाम के मूड का गलत अंदाजा लगाया गया। अवाम इस मुल्क में जो एक नौजवान वोटर आ चुका है और एक नौजवान नस्ल के अंदर जो सियासी शऊर आगे आ चुका है, उसका एक गलत अंदाजा लगाया गया। 90 की सियासत को मद्देनजर रखकर सारा नक्शा कशी हुई और वो नक्शा बिगड़ गया। अब मामलात को सुधारने की बजाय एक जिद है, हरदर्मी है, या माजी की तरह ये सोचा जा रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मामलात खुद बहुत ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था लेकिन अब हो नहीं रहा। मिसाल के तौर पर हमारी माशी सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ रही है। Correct. हम डिफॉल्ट के खतरे में अभी तक मौजूद हैं। ये हुक्मरान जो कुछ कह रहे हैं आप इस पर यकीन न करें, किसी आप माशी माहिर से पूछ लें, कराची के बिजनेस कम्युनिटी से पूछ लें, आपको बताएंगे कि हम खतरे की हालत में। आज ही ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बैरून मुल्क जो डॉलर भेजने की 1 लाख की लिमिट 50,000 से 1 लाख की आज दोबारा 50,000 हो गई है। जो इनफरादी तौर पर 10,000 की गई थी वो फिर 5,000 की गई है। अगर आपको चीन से, सऊदी अरब से $4.5 अरब का रिलीफ पैकेज मिल गया है, आपके कर्जे जो हैं रोल ओवर हो गए 8 अरब के, 8.5 अरब के, तो ये आप नई पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? डॉलर आपका नीचे क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद आप पेट्रोल पर नई लेवी क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मामला आपके कंट्रोल में नहीं है, एक गलत तासुर लोगों को दे रहे हैं। मईशत आपसे संभल नहीं रही, और मईशत के संभलने में जो बुनियादी उनसर है वो इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम का होता है। अदम इस्तेकाम जो है वो बराबर जारी है और आप मामला को ख़राब कर रहे हैं। आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने, वो रोजाना जल्दी पर तेल डालते हैं। और फिर देखिए यहाँ अजीबोगरीब मामला हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं
कि अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाएं। जी जी। लेकिन राणा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जनाब वाला हमारी जो टीम गई थी उसने अपनी असेसमेंट और फाइंडिंग दे दी हैं, उसके मुताबिक ये टारगेट किलिंग थी और जो कीनिया पुलिस का मौका गलत था। भाई आपने फाइंडिंग आपने पहले ही दे दी हैं, तो जुडिशल कमीशन क्यों बन रहा है? जुडिशल कमीशन के सामने आप फिर क्या पेश करेंगे, या वो किस चीज की तहकीकात करेगा? वो कह रहे हैं कि मैं दुबई भी बंदे भेज रहा हूँ। हाँ जी, और जुडिशल कमीशन की जो तारीख रही है थोड़ा उस बारे में फरमाइएगा, जिस तरह हामिद मीर साहब पे भी हमला हुआ। वो अलग इशू है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले ही सारा कुछ तय कर लिया है तो फिर जुडिशल कमीशन किस लिए बन रहा है? इसका मतलब है आप मामलात को सुधारने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बिगाड़ के सबसे ज्यादा असरात जो हैं कौम पर, मुल्क पर मुरतब हो रहे हैं, और अवाम जो है बेबसी से सारा तमाशा देख रहे हैं। अब ये बेबसी हमेशा तो कायम नहीं रहेगी। जब अवाम को ये अंदाजा होगा कि कोई भी यहाँ मामला सुधारने वाला नहीं है तो वो क्या करेंगे? तांगा मत बजांगा मत, क्या आप अवाम को उस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये इस वक्त जरूरत है कि कोई फरीक आगे बढ़े, कोई शख्स, गिरोह या इदारा आगे बढ़े, इन दोनों मुतहारिफ फरीकों को, हुकूमत को, अपोजिशन को एक मेज पर बिठाए, और आम इलेक्शन पर ही मामला अगर तय होता है, और उसी से होना है। पूरी दुनिया में यही है कि जब मामला बिगाड़ का शिकार हो, मुल्क में मुआशी खराबी हो या सियासी खराबी हो, तो हमेशा इलेक्शन के जरिए नया फ्रेश मैंडेट के साथ जो लोग आते हैं वो मामला को सुधारते हैं। यही एक हल है, लेकिन किसी तरफ से भी ना ये हल पेश किया जा रहा है, यानी सिवाय अपोजिशन के, ना उसके लिए कोई कोशिश की जा रही है, कोई जदोजहद की जा रही है। तो इसकी वजह से आप देखें ना, पिंडी 2 दिन से बंद है, इस्लामाबाद का मुहासरा हुआ है, अभी लॉन्ग मार्च वहां पहुंचा भी नहीं है। तो आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जिसकी वजह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो है वो एहतजाज खत्म हुआ और रास्ते वगैरह खुले हुए हैं। अगर इसके बाद लॉन्ग मार्च भी शुरू हो जाता है, और वो जिसका खतरे का इजहार कर रहे हैं जनाब वज़ीर दाखिला साहब, तो उसके नतीजे में क्या होगा? या तो आप जमहूरियत की बसात लपेट देंगे या मुल्क को खाना जंगी के हवाले कर देंगे। ठीक है, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो इसलिए हल यही है कि जी आप लोग, सब लोग, जितने जो फरीक हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो मेज की मुज़ाकरात की मेज पर बैठें, इलेक्शन की तारीख तय करें, मुल्क में इंतखाबात हों, ये तय कर दिया जाए फर्स्ट फरहाल के आइंदा पार्लियामेंट और हुकूमत मुद्दत पूरी करेंगी, और अवाम को ही ये फैसला करने का हक हासिल होगा कि वो वोट के जरिए बताएंगे कि कौन सा उनका लीडर होगा। आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक है सर, आप कारगिल से मुतमईन हैं या नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नियाज़ी साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर है जो कुछ भी हो रहा है उसमें फायरिंग का वाक़या हो जाना, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने कंसर्न रेज़ किया और उन्होंने कहा कि जी इन नामों को शामिल किया जाए। मैं देख रहा था कुछ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, CNN के ऊपर, TRT के ऊपर भी अपीयर हुए इमरान खान साहब, उनसे एक सवाल बार बार किया गया कि आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास उनके हवाले से कोई सबूत है? क्योंकि जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है वो कोई आम लोग तो हैं नहीं, ज़ाहिर है एक वज़ीर दाखिला हैं, एक वज़ीर आज़म हैं, एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं। सो सबूत के हवाले से कोई कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो अभी आई नहीं। मैं चाहता हूँ थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए कि ये एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग एन FIR रिक्वायर्ड होता है, या ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन या जो ट्रायल चल रहा होता है उसमें रिक्वायर्ड होता है सबूत या एविडेंसेस? मतलब है ये देखिए, एविडेंस तो आएगी ट्रायल में, सॉरी इन्वेस्टिगेशन में। अभी चलो ट्रायल तो अलग चीज है ना, वो तो बात की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन में है ना। हमारा काम है अभी देना, चाहे कोई ऐसा विटनेस हो जिसको अगर हम सामने रिवील कर दें CNN या BBC या कैपिटल के आगे, और ये कल को फिर उसको भी मरवा देंगे। अभी तो हमें डर लगा ये जो नवीद है ये कब मरता है, या वो इत्तेसाम है उस पर कब हमला होता है। तो हमें तो अभी अपने 11 इंजर्ड विटनेसेस की जान के लाले पड़े हुए हैं, तो हम तो नहीं अपनी एविडेंस रिवील कर सकते। इट कुड बी इन एनी फॉर्म, वो तो विद टाइम रिवील करेंगे। व्हाई शुड वी रिवील इट टू एनी पर्सन? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बुलाए हमें कोर्ट में के हम दे देंगे। हाँ, हमें एक अच्छी तकड़ी हमारी FIR पे JIT बनी होती है, हम दे देते। जब टाइम आएगा, अगर 22A22 भी फाइल करने जा रहे हैं हम, शायद हम देखते हैं। ये तो हम पे है कि हम अपनी हिकमत से चल रहे हैं। हमारी जंग एक माफिया के साथ है, उन लोगों के साथ है
ये वही मुद्दई हैं जो लियाकत अली खान की FIR में भी मुद्दई थे। तो हमें बड़ा स्मार्टली और हिकमत से चलना ताकि हमें इंसाफ मिल सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे हसानुल्लाह खान न्याजी साहब, हसन है जनाब इमरान खान साहब के, इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त तो अच्छा था, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में दूसरा हमारा जो मौजू है वो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है उसके लिए टीम मौजूद थी केनिया में, जो कि वापस आ चुकी है। वज़ीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ साहब का जो हमला है उन पर जिस तरह टारगेट किया गया है वो टारगेट किलिंग लगती है, इसको आप फैटल या गलत जो है वो शूटिंग करार नहीं दे सकते। इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें फाइंडिंग जो उन्होंने निकाली है, उन फाइंडिंग्स के अंदर उन्होंने ये भी निकाला है कि वहाँ पर जो उनके मेज़बान थे, जो होस्ट थे वकार और खुरम जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर तो ऐसे ही है कि टारगेट किलिंग है जिस तरह वो फरमा रहे हैं तो उनको इससे एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता। इस हवाले से उनके गिर्द भी इन्वेस्टिगेशंस को मज़ीद तेज़ करना होगा या इन्वेस्टिगेशंस मज़ीद उनके हवाले से इस चीज़ को तनाज़ुर में रखते हुए करनी होगी। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला साहब ने भी फरमाया कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो के पास चीज़ें थी, उनमें से काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिली और वो बड़ी अहम चीज़ें हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब से बात करें या कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात करें, उनसे कहें कि हमें उनकी जो दीगर चीज़ें हैं वो भी मुहैया की जाएँ। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक हाईएस्ट पॉसिबल जो भी जजेस के ऊपर एक अदद कमीशन फॉर्म किया जाए और वो कमीशन जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करे, इसके ऊपर तमाम प्रोब किया जाए और उसके अंदर जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो निकाली जाएँ और कौम के सामने जो है वो हक़ाइक़ लाए जाएँ। अरशद शरीफ साहब केनिया के अंदर आप जानते हैं कि मौजूद थे और उनकी शहादत हुई, और इस शहादत के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारी हकीकतें भी हैं जो सामने आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस हवाले से बातचीत करें। आज एक और जो बड़ी अहम बात कही वज़ीर दाखिला साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जो शूटर थे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, उनको इस चीज़ का यकीन था कि अरशद शरीफ साहब गाड़ी में किस सीट पर बैठे हैं, चुनाचे उन्होंने उसी सीट को टारगेट किया और उसी के ऊपर उन्होंने फायर किया और उनके साथ जो ड्राइवर उनके मौजूद थे जिनका नाम खुरम है वो इसके अंदर बच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट भी हमने किया है और इसको हम हर हवाले से जो है वो चेक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केनिया की पुलिस का उन्होंने जिक्र किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि केनिया की पुलिस जो है वो पैसे लेकर भी कत्ल करती है और उनकी कोई अच्छी शोहरत नहीं है। मैं वहाँ की कंसर्न्ड जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी या मुलाकात हो या बात हो, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि हमें जिस हद तक भी पॉसिबल है फेवर की जाए। हमारा शहरी, हमारा सहाफ़ी आपके मुल्क के अंदर मौजूद था और जिस किस्म की उसकी असैसिनेशन हुई है, चूँकि वज़ीर दाखिला साहब ये कह चुके हैं कि सारा मामला असैसिनेशन का है, हम इसकी तह तक पहुँचना चाहते हैं। अब जो उनके मेज़बान हैं वकार साहब और खुरम साहब, इसके हवाले से शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया जो है वो एक ट्वीट भी कर चुकी हैं और वो कह चुकी हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और इनके हवाले से जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर या कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। अरशद साहब जो है उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। खैर ये ज़ाहिरी बात है, उनका कहना है। हुकूमत पाकिस्तान और जो यहाँ पर केनिया में मौजूद है उनके इन्वेस्टिगेटर्स, उनका यकीनी तौर पर इसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ है कहना। इरम अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका हैं, इस वक्त मौजूद हैं केनिया में, नैरोबी में हमें ज्वाइन कर रही हैं, स्पेशल इसकी कवरेज के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो इरम साहिबा। इरम साहिबा, ये बताइए कि काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वज़ीर दाखिला साहब ने भी आज कही हैं, बहुत सारी इसमें कयास सराइयाँ भी हो रही। मैं आपसे आपकी असेसमेंट जानना चाहता हूँ कि आपने इस केस के हवाले से अभी तक जो कुछ भी देखा, हमारे नाज़रीन को अगर आप बता सकें कि व्हाट इज़ योर फाइंडिंग, आई मीन वेयर दिस ऑल इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन। जी एग्जैक्टली, बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभी तक जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं और यहाँ पर हमने देखा कि केस के बाद ही पुलिस ने अपना बयान मुसलसल बदला। एक में ये था कि मिसिंग आइडेंटिटी का ये केस है क्योंकि उनको मुबैना तौर पर इत्तला मिली थी कि एक गाड़ी चोरी हुई है और उसमें मुबैना तौर पर जो है एक बच्चा अगवा था किया गया था, और ये अब पुलिस का स्टेटमेंट है और पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट इस केस में बार बार बदली है जिसकी वजह से पुलिस स्टेटमेंट पर भी सवालात उठ रहे हैं। और ये मामला अब जो है इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि पुलिस ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया। ये इदारा स्पेसिफिकली केनिया में जो पुलिस है उसकी खातों जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, टॉर्चर होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है
और उनके मुताबिक अभी जो है इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेस पर है, और उनका खुद भी ये मानना था। कमिश्नर टोल रॉय जिनका जो इसको हेड करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनको ये कहना था कि उन्होंने ये एक अनयूजुअल वाकया है कि पत्थरों से रुकावटें लगाई गई, और एक स्पेशल फोर्स जो कि पत्थरों की कहा जाता है केन्या में कि ये आम पुलिस भी पत्थरों से रुकावटें नहीं लगाती है, उनके पास बैरियर्स मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स जीएसयू ने जो है वहां पर जाकर उन पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई की, और पुलिस का ये दावा है कि एक अफसर के हाथ पे चोट भी लगी, उनको गोली लगी, क्योंकि पुलिस का ये क्लेम है कि ये एक पुलिस मुकाबला था, और इस हवाले से जो है यही डिटेल जो है वो अब तक सामने आई हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा इरम साहिबा कि अब जो उनके होस्ट थे वहाँ पे अरशद शरीफ साहब के खुर्रम साहब और उनके भाई वकार साहब, उनके हवाले से भी आज वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि अगर तो ये टारगेट किलिंग है जैसा कि हमें लग रहा है, तो उनको भी इससे एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन, आपकी वकार साहब से, खुर्रम साहब से कोई बातचीत हुई, कोई मुलाकात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आई मीन हाउ डू यू सी दिस जो होस्ट वाला मामला है? जी, मेरी उनसे ना मुलाकात हुई है बल्कि और ना ही बात हुई है, बट उनके लॉयर से जरूर बात हुई है जो यहाँ पर उनके केस को डील कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि उनके क्लाइंट जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं केनिया एंड पाकिस्तान अथॉरिटीज से इस मामले पर, और वो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो केनिया में मौजूद है और वो हर किस्म का ताउन कर रहे हैं। और पुलिस ये जो यहाँ पर जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो केनियन पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसके हाथों क्या एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, उसके हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि खुर्रम और वकार जो कि उनके होस्ट थे उनमें वो उनके लॉयर के बकौल के वो केनिया में मौजूद है, और उनको अभी ज़ेरे या उनकी तहकीकात को किस तरह से शामिल किया जाए इसके बारे में जो है तफसीलात अभी मौजूद नहीं है। ये अब तक की जो हमारे पास डिटेल्स हैं। इरम साहब ये फरमाइएगा कि अब अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर आ रही है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अरशद शरीफ साहब ने वहाँ पे टैक्स नंबर भी हासिल किया था, और उस टैक्स नंबर हासिल करने का मकसद ये है कि आप वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जैसे आपको रियासत को या हुकूमत को टैक्स देना होता है। उनका वहाँ पे मतलब टैक्स का यूज़ जो है वो कोई गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना, कोई लैंड ख़रीदना, या जो भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए बिजनेस होना या कोई जॉब होना इवन उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकें कि व्हाट ही वाज एक्चुअली प्लानिंग इन केनिया, और वो वहाँ पे कितना स्टे करना चाहते थे, क्योंकि ये एक चीज़ जिसको हम कनेक्ट कर पाते हैं कि यार ही वांटेड टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास? जी, उनका वहाँ पे विजिट का मकसद क्या था और वो क्या यहाँ पर कर रहे थे, इस हवाले से डिटेल्स मेरे पास नहीं है। और मतलब हाई कमीशन यहाँ पे जो कमिश्नर है पाकिस्तान की हाई कमिश्नर, उनसे मेरी मुलाकात तो हुई सकलैन सईदा से, लेकिन उन्होंने इस केस के हवाले से बात करने से माजरत कर दी, और उनका ये कहना था कि 2 रुकनी बेंच जो है उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान से आया था वो अपनी फाइंडिंग्स और अपने फैक्ट्स जो है यहाँ से इकट्ठा करके वापस चला गया है, और वो जो है उनके पास तफसीलात हैं, उनके अपने पास उनका ये कहना था कि उनको इस बारे में मालूम नहीं है, और ना ये मालूम था कि अरशद शरीफ, उनका ये दावा है कि उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या अभी तक की जितनी भी आपने खोज लगाने की कोशिश की है इस खबर के हवाले से, आपको क्या लगता है कि केनियन अथॉरिटीज़, इंटेलिजेंस, केनियन पुलिस जो है उसने हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को थॉरोली थ्रू आउट 100% हेल्प आउट किया, या समथिंग इज मिसिंग समवेयर बाय द केनियन अथॉरिटीज़? इफ वी गो बाय कि जो पाकिस्तान की हाई कमिश्नर है जो उन्होंने मुझे बताया है, उनका भी यही कहना है कि जी केनियन अथॉरिटीज ने पूरा कोऑपरेट किया, और जो कमिश्नर जो इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट एजेंसी की कमिश्नर है उनका भी यही कहना है कि जी वो जो है उन्होंने पाकिस्तान भी जो मिशन आया उनके साथ उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, और पाकिस्तान भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो ये जो सरकारी बयानात हैं ये हमने देखा है कि इस हवाले से बात हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी इरम अब्बासी साहिबा, नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका में जॉइंट केनिया से, नैरोबी से, आपका बहुत शुक्रिया। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से उनकी फैमिली यानी शहीद की वालिदा की जानिब से भी एक लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चंद रोज़ कबल, जिसके अंदर उन्होंने एक आखिरी पैराग्राफ में गालिबन लाइन लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा आपको पहला और आखिरी ख़त होगा, मैं चाहती हूँ कि इसके हवाले से साफ़ और शफाफ जो है वो तहकीकात हों। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने भी एक ख़त लिखा था आपको अपने थ्रेट्स के हवाले से, तो वो भी आपके सामने
सामने है। बहरहाल यूनाइटेड नेशन से तहकीकात का मुतालबा शहीद अरशद शरीफ की फैमिली कर चुकी है। अब देखना यह है कि रियासत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखेंगे या वो सिर्फ जुडिशल कमीशन को लिखे गए ख़त पर इस्तिफ़ादा करेंगे, स्कॉटलैंड यार्ड को कोई ख़त लिखेंगे या वो चीफ जस्टिस साहब को लिखे गए ख़त के ऊपर ही सिर्फ इस्तिफ़ादा करेंगे। यकीनी तौर पर यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।